हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस आर्ट को में। तो दोस्तों आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू कवर करेंगे इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के, जो ऑफिशियल मॉडल पेपर यानी मॉडल सेट से लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन करा है कि अपस्फीति अंतराल की स्थिति में मांग तेजी से बढ़ती है या फिर पूर्ति तेजी से बढ़ती है या फिर मांग और पूर्ति बराबर होती है या फिर इनमें से कोई नहीं। इन द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशनरी गैप डिमांड इंक्रीजेस रैपिडली, सप्लाई इंक्रीजेस रैपिडली, या फिर बोथ डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल, या फिर नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि अपस्फीति क्या होता है। देखिए, अपस्फीति एक सिचुएशन होता है, एक हालात होता है जिसमें वस्तु और सेवा के सामान्य मूल्य स्तर पर गिरावट आती है, या फिर अपस्फीति को आर्थिक मंदी और विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के साथ जोड़कर भी देखा जाता है। ठीक है, तो अपस्फीति के अंतराल में क्या होता है कि इसमें पूर्ति तेजी से बढ़ती है। क्या होती है? पूर्ति तेजी से बढ़ती है, सप्लाई इंक्रीजेस रैपिडली। इस तरह से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर होता है। एक नंबर की जगह हम ए बोलेंगे, दूसरा नंबर की जगह हम बी बोलेंगे, थोड़ा सा इजी लगता है। अब आगे बढ़ेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन करा कि भुगतान संतुलन में कौन सी मदद शामिल है। विच आइटम्स आर इंक्लूडेड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। यानी सबसे पहले हमको यह समझना कि भुगतान संतुलन किसको कहते हैं। देखिए, भुगतान संतुलन जो होता है, सिंपल सी बात है, ये दो देश के बीच, कितने देश? दो देश के बीच जो लेन देन होता है, जो विनिमय होता है, जो व्यापार होता है, उसी का लेखा जोखा होता है, उसी का हिसाब होता है, उसी को कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान संतुलन। ठीक है, यानी सिंपल सी भाषा में अगर आपको समझाया जाए, वैसे भी इसका जो डेफिनेशन होता है, इसके बहुत सारे स्टेप होते हैं। इसमें भुगतान संतुलन में बहुत सारे स्टेप का अध्ययन करना पड़ता है, लेकिन यहाँ आपको क्वेश्चन करा कि भुगतान संतुलन में कौन सी मदें शामिल होती है। मद का मतलब होता है वस्तु, ठीक है, दृश्य मदें या फिर अदृश्य मदें या फिर पूंजी अंतरण या फिर उपयुक्त सभी, विजिबल आइटम्स या फिर इनविजिबल आइटम्स, कैपिटल ट्रांसफर या फिर ऑल द अबव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दो नंबर क्वेश्चन का, ये हो जाएंगे ऑल उपयुक्त सभी यानी ऑल द अबव। ठीक है, यानी भुगतान संतुलन में क्या होता है कि दृश्य मद यानी विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स और कैपिटल ट्रांसफर, ये तीनों क्या होते हैं? सम्मिलित होते हैं, शामिल होते हैं। दृश्य मद का मतलब जो वस्तु हम लोग देख सकते हैं, जिसको हम लोग देख सकते हैं, और दृश्य मद का मतलब होता है जिसको हम लोग देख नहीं सकते। इनविजिबल और विजिबल आप समझ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से सेकंड नंबर मेरा क्वेश्चन कवर हो गया। डी इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि पूंजी खाता का जो एक मद है वो कौन सा मद है। यानी पूंजी खाता का एक मद है, कौन सा है? सरकारी अंतरण या फिर निजी अंतरण या फिर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या फिर उपयुक्त सभी। विच वन इज द आइटम ऑफ कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हमको यह समझना है कि पूंजी खाता किसको कहते हैं, कैपिटल अकाउंट। देखिए, पूंजी खाता अर्थव्यवस्था में पूंजी के प्रवाह का प्रतिनिधित्व करती है। क्या होती है ये पूंजी खाता? क्या करती है अर्थव्यवस्था में? पूंजी के प्रवाह का प्रतिनिधित्व करती है, लीडरशिप करती है। तो इसका जो खासियत होता है, ये होता है ये तीनों चीज इसमें शामिल रहते हैं। यानी पूंजी खाता का एक मत कौन कौन सा हो जाएंगे? सरकारी अंतरण भी हो जाएगा, निजी अंतरण और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन, उसके बाद प्राइवेट ट्रांजैक्शन, उसके बाद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे? मद हो जाएंगे पूंजी खाते के। ठीक है, यानी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन का इस तरह से राइट आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर होता है। अब आगे बढ़ेंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन करा कि चालू खाता एक मद कौन सा मद है। ठीक है, यानी चालू खाता एक कौन सा मद है? विच वन इज द आइटम ऑफ करंट अकाउंट। सबसे पहले यह समझिए कि करंट अकाउंट जो होता है, चालू खाता जो होता है, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति जो होते हैं, या फिर बड़े बड़े फर्म या कंपनी जो होते हैं, उसके द्वारा ये खाता खोले जाते हैं। क्योंकि चालू खाता एक खासियत ये होती है, इसमें जितना पैसा आप निकालिए कोई लिमिट नहीं होता, जितना आप डालिए कोई लिमिट नहीं होती। यानी चालू खाता में निकासी और जमा की कोई सीमा नहीं होती, कोई लिमिट नहीं होती है। ठीक है, इसी को कहते हैं चालू खाता। ये किसके द्वारा खोली जाती है? उद्योगपति, बड़े बड़े फर्म के मालिक, बड़े बड़े कंपनी के मालिक करंट अकाउंट खोले जाते हैं। ठीक है, उन्हीं के द्वारा। तो यहाँ आपको कह रहा है कि चालू खाता का एक मद कौन है। ठीक है, तो चालू खाता का जो एक मद हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपका दृश्य मदों का आयात, उसके बाद पर्यटकों के खर्च, उसके बाद दृश्य मदों का निर्यात। तीनों के तीनों मद है। ठीक है, यानी चालू खाता का एक मद हो जाएंगे, ये तीनों के तीनों हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होता है फोर्थ नंबर क्वेश्चन का। विच वन इज द आइटम ऑफ करंट अकाउंट? इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, एक्सपेंस ऑफ टूरिस्ट या फिर एक्सपेंस ऑफ टूरिस्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स, ऑल द अबव इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन करा है कि भुगतान शेष के या का घटक है या है। ठीक है, चालू खाता या फिर पूंजी खाता या फिर ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। द कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट आर, बैलेंस ऑफ पेमेंट है तो आप समझते हैं भुगतान संतुलन के बारे में आप शायद पढ़े, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन या सेकंड नंबर क्वेश्चन में ही आपका आया था। तो पांचवें नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी चालू खाता उसके बाद पूंजी खाता। भुगतान शेष का जो एक घटक है, ये दोनों क्या है? भुगतान शेष का घटक है यानी फैक्टर है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि व्यापार शेष का अर्थ है, यानी ट्रेड बैलेंस मीन्स क्या मतलब होता है व्यापार शेष का अर्थ?
अनुपात, पूंजी अंतरण या फिर वस्तुओं का आयात एवं निर्यात या फिर कुल ऋण जमा एवं उपयुक्त सभी। तो व्यापार शेष का जो मतलब होता है वो होता है आपका वस्तुओं का आयात एवं निर्यात। क्या होता है? वस्तुओं का आयात एवं निर्यात। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स यानी ट्रेड बैलेंस मींस इंपोर्टेंट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, यही होता है व्यापार शेष का अर्थ। तो 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर होता है। देखिए इकोनॉमिक्स से जो है काफी यूनिक सब्जेक्ट है, काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, थोड़ा सा ध्यान से इसमें कॉन्सेंट्रेट होकर के समझना पड़ता है, ठीक है। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे 7 नंबर क्वेश्चन करा कि कौन एक भुगतान शेष का दृश्य मद है, ठीक है। which one is the visible item of balance of payment, मशीन, वस्त्र या फिर सीमेंट या फिर उपयुक्त सभी। विजिबल का मतलब समझते हैं ना, विजिबल का मतलब होता है दृश्य, जिसको हम लोग देख सकते हैं। किसको नहीं देख सकते? आप ही खुद जज कीजिए। मशीन को नहीं देख सकते क्या? वस्त्र को नहीं देख सकते? सीमेंट को नहीं देख सकते? तीनों को देख सकते हैं। इस तरह से क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। यानी 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर होता है। सिंपल, और इससे क्या सिंपल क्वेश्चन होगा यार। क्वेश्चन करा कि कौन एक भुगतान शेष का अदृश्य मद है। विच वन इज द इनविजिबल आइटम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। इनविजिबल जिसको हम लोग देख नहीं सकते, बैंकिंग या फिर जहाजरानी या फिर संचार या फिर उपयुक्त सभी। देखिए बैंकिंग का जो काम होता है वो क्या होता है कि मतलब जो डेटा के थ्रू होता है, कंप्यूटर के द्वारा होता है, तो हम लोग उसको देख नहीं सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जहाजरानी को भी हम लोग नहीं देख सकते। जहाजरानी भी एक होता है जिस इंडिविजुअल यानी अदृश्य मद होता है। उसके बाद संचार यानी कम्युनिकेशन जो होता है, संचार किसको कहते हैं? कम्युनिकेशन किसको कहते हैं? अपना मैसेज, अपना शब्द या फिर अपना आइडिया किसी दूसरे व्यक्ति को भेजना ही क्या कहलाता है? यानी सेंडिंग करना, भेजना, संप्रेषण करना ही क्या कहलाता है? संचार यानी कम्युनिकेशन कहलाता है। तो ये तीनों जो है क्या है? इंडिविजुअल आइटम्स है, यानी इनविजिबल आइटम है। क्या है? इनविजिबल आइटम है। तो इस तरह से राइट आंसर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होता है 8 नंबर क्वेश्चन का। अब आगे बढ़ेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। स्क्रीन पर क्वेश्चन करा कि भुगतान शेष में असंतुलन का कारण है। भुगतान शेष में द रीजन ऑफ इम्बैलेंस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। प्राकृतिक कारण या फिर आर्थिक कारण या फिर राजनीतिक कारण या फिर उपयुक्त सभी। तो तीनों कारण होते हैं। क्या होते हैं? तीनों कारण इसमें मेन रोल अदा करते हैं। प्राकृतिक कारण भी होते हैं, आर्थिक कारण भी होते हैं, राजनीतिक कारण, नेचुरल एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रीजंस, ठीक है। ये तीनों के तीनों कारण होते हैं भुगतान शेष में असंतुलन का, यानी अनबैलेंस, यानी क्या होता है? अनबैलेंस का, ठीक है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि कौन विनिमय दर का एक प्रकार है, यानी विच वन इज अ काइंड ऑफ एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो आपके सामने ऑप्शन दिया जा रहा है, स्थिर विनिमय दर या फिर लोचशील विनिमय दर या फिर ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए इसमें जो एक प्रकार हो जाएंगे वो हो जाएंगे स्थिर विनिमय दर और लोचशील विनिमय दर। ये दोनों क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? एक प्रकार हो जाएंगे विनिमय दर का। कौन विनिमय दर का एक प्रकार है? स्थिर विनिमय दर और लोचशील विनिमय दर। इस तरह से 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होता है। 11 नंबर क्वेश्चन करा कि विदेशी विनिमय दर निर्धारित होता है। विदेशी विनिमय दर निर्धारित होता है सरकार के द्वारा या फिर मेलजोल करके या फिर विश्व बैंक के द्वारा या फिर मांग एवं पूर्ति की गतियां, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट बैरिंग या फिर बार्गेनिंग या फिर वर्ल्ड बैंक, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेज। तो ये जो होती है ये किसके द्वारा मतलब फिक्स होती है? ये होती है मेलजोल करके, ठीक है। मेलजोल करके ये मतलब फिक्स होती है। विदेशी विनिमय दर जो होता है ये फिक्स होता है, ठीक है। यानी मिलान करके, सुलह करके, संधि करके जो भी होता है, ये दोनों देश के बीच संधि होता है, तभी विदेशी विनिमय दर जो होता है वो फिक्स होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि साख की जो मात्रा को नियंत्रित करने का जो काम होता है, यानी साख की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक कौन सी विधि अपनाता है, ठीक है। बैंक दर या फिर खुली बाजार नीति या फिर नगद कोष अपनाता है, अनुपात में बदलाव या फिर उपयुक्त सभी, ठीक है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे उपयुक्त सभी। तीनों नीति को अपनाता है, बैंक दर, खुली बाजार नीति और नगद कोष अनुपात में बदलाव। विच मेथड सेंट्रल बैंक अडॉप्ट्स फॉर कंट्रोलिंग क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट, ठीक है। बैंक रेट या फिर ओपन मार्केट ऑपरेशंस या फिर चेंज इन कैश रिजर्व रेशियो, ऑल द अबव। तो क्या हो जाएंगे? ऑल द अबव, यानी तीनों के तीनों जो हथकंडे होते हैं, तीनों के तीनों जो फैक्टर हैं, तीनों के तीनों फैक्टर को क्या किए जाते हैं? अपनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 करा कि इनमें से कौन एक मांग की कमी में सुधार का तरीका है? विच वन इज द करेक्टिव मेजर फॉर डिफिशिएंट डिमांड, ठीक है। राजकोषीय या फिर मौद्रिक या फिर ए और बी दोनों या फिर उपयुक्त सभी। तो 13 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे राजकोषीय और मौद्रिक। यानी राजकोषीय और मौद्रिक जो है यानी एक ऐसा है जो मतलब जो कौन सा एक मांग है जो सुधार का तरीका। ये तीनों के दोनों तरीके जो हैं फेशियल मेजर्स एंड मॉनिटरी मेजर्स जो है, ये दोनों तरीके से मतलब क्या होता है कि मांग की कमी में सुधार लाया जा सकता है, ठीक है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि बजट के घटक कौन है, ठीक है। विच इज अ कंपोनेंट ऑफ बजट। बजट प्राप्तियां या फिर बजट वे, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो बजट के घटक हो जाएंगे, बजट की प्राप्तियां यानी बजट रसीद जो होती है रिसिट, उसके बाद बजट वे यानी बजट एक्सपेंडिचर
ये दोनों के दोनों क्या है, बजट के घटक हैं। क्वेश्चन करा कि बजट प्राप्ति का घटक कौन है, यानी बजट प्राप्ति का घटक कौन है, राजस्व प्राप्ति या फिर पूंजी प्राप्ति, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई। तो 15 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो राजस्व प्राप्ति और पूंजी प्राप्ति, ये दोनों के दोनों क्या है, क्या है, जो है बजट प्राप्ति का घटक है, यानी विच इज अ कंपोनेंट ऑफ बजट रिसिप्ट। तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, ये कंपोनेंट हो जाएंगे बजट रिसिप्ट का, यानी बजट प्राप्ति का एक तरह से घटक हो जाएंगे। क्वेश्चन करा कि सरकार के राजस्व कर में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है भाई, आयकर या फिर निगम कर या फिर उत्पादन कर या फिर उपयुक्त सभी टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूड्स, क्या क्या सम्मिलित है इसमें। तो सिंपल सी बात है, इसमें जो सम्मिलित होते हैं ये इनकम टैक्स भी होते हैं, उसके बाद जो होते हैं कारपोरेट टैक्स भी होते हैं, उसके बाद एक्साइज ड्यूटी भी होती है, ठीक है, यानी आयकर, निगम कर, उसके बाद उत्पाद कर जो होता है, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, सरकार के राजस्व कर में सम्मिलित होते हैं, किसमें, द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूड्स। ठीक, इस तरह से 6 नंबर क्वेश्चन मेरा सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति में सम्मिलित है, निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति में सम्मिलित है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इज फेशियल पॉलिसी। ठीक है, लोक व्यय या फिर कर या फिर ऋण या फिर उपयुक्त सभी। तो इसमें जो राजकोषीय नीति में सम्मिलित है, ये तीनों के तीनों चीज सम्मिलित है, लोक व्यय, कर और लोक ऋण। ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्स एंड पब्लिक डेबिटेड। ठीक है, ये तीनों के तीनों जो होते हैं वो राजकोषीय नीति में सम्मिलित होते हैं, शामिल होते हैं। मुद्रास्फीति अंतराल इसका एक माप है, यानी मुद्रास्फीति अंतराल इसका एक माप है। कौन सा माप है भाई, मांग का अधिक है या फिर मांग पूर्ति अधिक है या फिर अल्प मांग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो हो जाएंगे, ये हो जाएंगे मांग अधिक की, क्या हो जाएंगे, एक्सेस डिमांड। ये क्या है, मुद्रास्फीति अंतराल इसका एक माप है। तो कौन हो जाएंगे, मांग अधिक की जो है, मांग अधिक की एक माप है मुद्रास्फीति अंतराल का, यानी क्या है, इन्फ्लेशनरी गैप इज मेजर्ड बाय या फिर मेजर ऑफ एक्सेस डिमांड। ठीक है, इस तरह से मेरा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए राइट आंसर होता है। आगे बढ़ेंगे 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन काफी यूनिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन 24 जो होंगे काफी यूनिक क्वेश्चन होंगे। ये सब क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, बीच में आपका थोड़ा सा ये क्या कहता है क्रॉस वाला क्वेश्चन आ गया, लेकिन उसको अब हम इसी वीडियो में नहीं करेंगे, उसके लिए जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसको में हम लोग कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है कि कौन सी मुद्रा केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की जाती है, करेंसी या फिर साख मुद्रा या फिर सिक्का या फिर उपयुक्त सभी। सिंपल सी बात है, केंद्रीय बैंक जो जारी करता है, यानी आरबीआई जो कौन है, केंद्रीय बैंक है। तो केंद्रीय बैंक कौन जारी करता है, कौन सी मुद्रा केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की जाती है। 24 नंबर क्वेश्चन ये हो जाएंगे करेंसी, उसके बाद साख मुद्रा, उसके बाद सिक्का जो होते हैं नहीं होंगे, क्या हो जाएंगे, साख मुद्रा, एक तरह से उपयुक्त सभी, क्या हो जाएंगे, उपयुक्त सभी नहीं होंगे इसका राइट आंसर। देखिए यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन में हमको डाउट लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन हम पेंडिंग में जाने देते हैं। देखिए यह इसका पेंडिंग में क्यों जाने देते हैं, क्योंकि सिक्का जो होता है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। वित्त मंत्रालय जो सिक्के होते हैं, कॉइन्स होते हैं, वित्त मंत्रालय जारी करते हैं। और साख मुद्रा और करेंसी जो होता है, ठीक है, ये करेंसी, साख मुद्रा, ये करेंसी थोड़ा सा लगता है कि इसमें थोड़ा सा डिफेक्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको पेंडिंग में जाने देते हैं। सेकंड वीडियो में इसको हम कवर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन करें कि मौद्रिक नीति संबंधित है, यानी मौद्रिक नीति किससे संबंधित है, लोक व्यय से या फिर कर से या फिर लोक ऋण से या फिर खुला बाजार नीति से। देखिए मौद्रिक नीति जो संबंधित है ये है ओपन मार्केट नीति से, यानी किससे, ओपन मार्केट पॉलिसी से ये संबंधित होती है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, तो ये हुई थी कब, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ये क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन शायद एक पहला सेट में भी आया था ये क्वेश्चन कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, ये 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार क्यों आता है, देखिए क्यों, ये जो क्वेश्चन है ये काफी यूनिक क्वेश्चन है और ये एक बार नहीं 2000 बार ये क्वेश्चन को रिपीट किया गया। कितना बार, लगभग 3-4 बार ये क्वेश्चन को एग्जाम में रिपीट किया गया है। लगभग जब से जहां भी आप मॉडल पेपर देखेंगे ये क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है काफी यूनिक क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1935 को। वहां क्वेश्चन कर रहा है 20 नंबर 7 क्वेश्चन कर रहा है कि नरसिम्हम कमेटी किससे संबंधित है, नरसिम्हम कमेटी जो है वो किससे संबंधित है। 27 नंबर क्वेश्चन, कर सुधार या फिर बैंकिंग सुधार या फिर कृषि सुधार या फिर आधारभूत सुधार। देखिए ये जो संबंधित है ये बैंकिंग सुधार से संबंधित है, किससे, यानी ये जो है नरसिम्हम ये किससे संबंधित है, बैंकिंग सुधार से संबंधित है। ठीक है, इस तरह से 27 नंबर का क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन बी राइट आंसर होता है 27 नंबर क्वेश्चन का। अब आगे बढ़ेंगे 28 नंबर क्वेश्चन करा कि केंद्र की दृष्टि से निवेश क्या है, वित्तीय निवेश है या फिर वास्तविक निवेश है, कौर को दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए 1 नंबर की जगह हम ए यूज कर रहे हैं और 2 नंबर की जगह जो हम बी यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा इजी लगता है इसलिए। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे वास्तविक निवेश, यानी रियल इन्वेस्टमेंट। केंद्र की दृष्टि से निवेश क्या है, केंद्र की दृष्टि से, केंद्र के अनुसार निवेश जो है वह रियल इन्वेस्ट है, यानी
रियल निवेश वास्तविक निवेश है, ठीक है। इस तरह से 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर होता है। अब क्वेश्चन करा कि निवेश में बढ़ोतरी के साथ MEC बढ़ता है या फिर गिरता है या फिर स्थिर रहता है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो निवेश में जब भी बढ़ोतरी होती है, जब भी उसका ग्राफ आगे जाता है, तो ये जो होता है MEC वो घटने लगता है। क्या होता है? घटने लगता है। नहीं, इसका जो MEC होता है उसका स्लोप नीचे आने लगता है, गिरने लगता है, ठीक है। इस तरह से 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर होता है। MPC प्लस MPS बराबर कितना होता है? 30 नंबर क्वेश्चन। MPC प्लस MPS अगर इक्वल करेंगे ये 1 के बराबर निकलेगा। किसके बराबर? 1 के बराबर। डेल C बाई डेल वाई, डेल इंडिकेट करता है चेंजिंग को, बदलाव को, ठीक है। तो ये इंडिकेट किसको करता है? चेंजिंग यानी बदलाव को इंडिकेट करता है। तो डेल C बाई डेल वाई कौन सा फैक्टर को इंडिकेट करता है? MPC के या फिर IPS के या फिर MPS के या फिर I के। तो ये डेल C बाई डेल वाई जो इंडिकेट करता है वो किसको इंडिकेट करता है? MPC के इंडिकेट करता है, ठीक है। इस तरह से 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होता है। अब क्वेश्चन करा कि बाजार का नियम इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया। बाजार का नियम किनके द्वारा प्रतिपादित किया? थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन करा कि बाजार का नियम जो है इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया। किनके द्वारा? JB के या फिर केन्स के या फिर मार्शल के या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए बाजार का नियम जो प्रतिपादित किया है वो JB साहब किए हैं। कौन किए? JB साहब के द्वारा बाजार का जो नियम है वो प्रतिपादित किए हैं। जो रूल्स होते हैं बाजार के मार्केट के उन्होंने ही प्रतिपादित किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 करा कि कौन सा एक सही है, यानी करेक्ट कौन सा, वही आपको चूज करना है। कौन सा एक सही है, सिंपल सी बात है। तो इसमें जो सही हो जाएंगे तीनों के तीनों हो जाएंगे। Y बराबर C प्लस I होता है, Y बराबर O बराबर N होता है, और C प्लस S बराबर C प्लस I, C प्लस S बराबर जो होता है वह C प्लस I होता है। तो इस तरह से क्या हो जाएंगे? उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दिस इसका राइट हो जाएंगे। 33 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन कराए कि किन्स का नियम संबंधित है। जॉन मेनार्ड किन्स की बात की जा रही है। जॉन मेनार्ड किन्स के बारे में आपको पढ़ाया गया, उनका बुक का भी नाम आपको बताया गया था जो 1776 ईस्वी में छपा था, ठीक है। थोड़ा सा याद कीजिए बुक का नाम। किन्स का नियम संबंधित है प्रभावी मांग से या फिर उपभोग की प्रवृत्ति से या फिर बचत की प्रवृत्ति से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए किन्स का जो मांग संबंधित है वो संबंधित है प्रभावी मांग से, इफेक्टिव डिमांड से, इफेक्टिव डिमांड से संबंधित है किन्स का नियम, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 करा कि MPC अगर 0.5 है तो के जो है यानी मल्टीप्लायर जो होंगे वो कितना होंगे? MPC अगर 0.5 है यानी 1/2 है तो के क्या होंगे? के की बात की जा रही है, मल्टीप्लायर की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसमें जो के होंगे वो हो जाएंगे 2 के बराबर। किसमें? यानी अगर MPC बराबर 0.5 होगा तो के का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन करा कि गुणांक को इस तरह दर्शाया जाता है। किस तरह दर्शाया जाता है भाई? के बराबर डेल S बाई डेल I या फिर के बराबर डेल Y बाई डेल I या फिर के बराबर I माइनस S या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी जो गुणांक है, जो मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर जो फैक्टर है, ये किसके रूप में दर्शाया जाता है? इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएंगे? इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस। इसमें से किसी के द्वारा भी के को दर्शाया नहीं जाता, मल्टीप्लायर को नहीं दर्शाया जाता। 37 नंबर क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है कि मुद्रा संकुचन की स्थिति में, यानी मुद्रा संकुचन की स्थिति में, जब मुद्रा मतलब संकुचित होता है, उसका मुद्रा का मतलब जो डिमांड होता है उसमें संकुचन होने लगता है, तो उसमें इस स्थिति में, इस हालात में क्या होता है? मांग तेजी से बढ़ती है या फिर पूर्ति तेजी से बढ़ती है या फिर मांग और पूर्ति बढ़ती है, बराबर रहती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मुद्रा संकुचन की स्थिति में क्या होता है कि ये न मांग तेजी से बढ़ती है, न पूर्ति तेजी से बढ़ती है, न मांग और पूर्ति बराबर होती है। इस तरह से राइट आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर होता है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 करा कि कौन सी माप राजस्व मापदंड में सम्मिलित है? लोक व्यय या फिर करारोपण या फिर लोक ऋण या फिर उपयुक्त सही। तो इसमें जो कौन सी माप है जो राजस्व मापदंड में सम्मिलित है, शामिल है, तो ये जो हो जाएंगे लोक ऋण जो हो जाएंगे, यानी लोग जो पब्लिक जो ये है ऋण है वो क्या हो जाएंगे? एक तरह से राजस्व मापदंड में जाकर के जुड़ जाते हैं, उसमें शामिल हो जाते हैं। तो 38 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन करा कि अपूर्ण मांग के लिए कौन संशोधनात्मक मापदंड है? अपूर्ण मांग के लिए कौन संशोधनात्मक मापदंड है? राजस्व मापदंड है, फिर मौद्रिक मापदंड है कि ए और बी दोनों ने क और ख दोनों, या ए की जगह क बोला है, बी की जगह 2 नंबर की जगह ख बोला, ठीक है। यानी हम ए और बी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर चूज करना। 39 नंबर क्वेश्चन ये हो जाएंगे राजस्व मापदंड और मौद्रिक मापदंड। अपूर्ण मांग के लिए कौन संशोधनात्मक मापदंड है? ये दोनों क्या है? संशोधनात्मक मापदंड है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होता है। इस तरह 40 नंबर क्वेश्चन करा कि बाजार का जो घटक, बजट का जो घटक है वो कौन है? यानी बजट का घटक कौन है? बजट प्राप्ति या फिर बजट वे कौरखो दोनों इनमें से कौन है? तो 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सिंपल सी बात है, ये दोनों क्या है? बजट की घटक है, यानी बजट प्राप्ति और बजट वे क्या है? बजट के दोनों क्या है? घटक है। इस तरह से राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 3rd नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होता है, कौरखो दोनों, ठीक है। इस तरह से 40 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कवर किए। कितना क्वेश्चन कवर किए? 40 क्वेश्चन कवर किए। सारा क्वेश्चन से यूनिक क्वेश्चन है और मैं चाहूंगा कि जितने भी क्वेश्चन हम लोग कवर कर रहे हैं तो सारे क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम के लिए काफी कारगर साबित होगा।
इसलिए मैं चाहूँगा कि मैं सभी क्वेश्चन को एक बार एक तरह से आप लोग रिपीट कर लेंगे, और जो रिपीट नहीं किए हैं, क्योंकि रिपीट करने से ये होता है कि आपको दोबारा याद हो जाता है और बोर्ड एग्जाम में एक तरह से अच्छी तरह से लिख पाते हैं। और आप अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें क्योंकि वीडियो बनाने में भी काफ़ी मेहनत लगती है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग का जो इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र है, आप लोग का सिर्फ 3 चैप्टर आपका रिमाइंड में है, यानी 3 चैप्टर आपका बाकी है। वो 3 चैप्टर आपका पूरा तरह से कंप्लीट हो जाएगा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सबके साथ। उसके बाद हम लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू करेंगे। उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू जो होता है, यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है, लॉन्ग एंड शॉर्ट जो होता है, सारा चीज को हम लोग कवर करेंगे। इसके बाद जो बोर्ड एग्जाम प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन से पूछा गया उसको हम लोग करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा तैयार हो जाइए, क्योंकि आप थोड़ा सा टाइम सीरियस हो जाइए, क्योंकि डेट जो है वो एक तरह से ज़्यादा मतलब दूर नहीं है, अब एग्जाम होना ही है ना, अब कितना टाइम बचा हुआ है। और ज़्यादा भी मतलब जो है आप लोग का चैप्टर जो है, जहाँ इकोनॉमिक समय तो नहीं बचा हुआ, 3 ही चैप्टर या 2 चैप्टर बचा है। उसके बाद अर्थ इसमें हो गया हिस्ट्री पॉलिटी, उसके बाद ज्योग्राफी में जो हो गया उसमें भी आपका ज़्यादा चैप्टर नहीं बचा हुआ, और जो बचा हुआ जो यूनिक सब चैप्टर है वो सब आपको कवर करा दिया गया, ठीक है। और मैं चाहूँगा कि अपने दोस्तों में एक बार भी समझे जम करके शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस तरह का उनको कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि एक तरह से अच्छी पढ़ाई जो होती है वो अच्छी तरह से अच्छा अगर कंटेंट मिलता है तो उनको एक तरह से अच्छे पढ़ने का भी मौका मिलता है और अच्छा तरह से मार्क्स भी लेके आ पाते हैं, ठीक है। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।